मटन बेचने वाला करोड़पति। सुंदरपुर नाम के गांव में रवि मटन का दुकान चलाता था। उसकी उस दुकान से अच्छी खासी कमाई होती थी, जिससे उसका परिवार भी चलता था। रवि खुश था, पर एक दिन उसके मटन की दुकान के सामने मदन नाम का आदमी अपनी मटन की दुकान शुरू करता है। मदन मटन के दाम रवि के मटन के दामों से कम रखता है, जिस कारण गांव वाले मदन के दुकान पर ही जाने लगते हैं। फिर एक दिन रवि मदन के पास जाता है और कहता है, अरे मदन, इतने कम दामों में तुम मटन कैसे बेच रहे हो? तुम्हारी वजह से मेरा धंधा चौपट हो रहा है। हम दोनों भी एक ही दाम रखेंगे तो दोनों भी कमाई कर पाएंगे ना? अरे हाँ, मुझे तो बस मेरा धंधा बढ़ाना है। अब इसमें तेरा धंधा चले या ना चले, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं। और हाँ, मैं तो कहता हूँ कि तुम अपना धंधा ही बंद करके मेरे पास नौकरी करने लग जा। देखो मदन, ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। मैं तो तुम्हें समझाने आया था, पर तुम हो कि देखो, इतना लालच अच्छा नहीं होता। इस तरह से रवि मदन को समझाकर वहां से चला जाता है। पर अब तो मदन रवि का धंधा ही बंद करने की ठान लेता है। मदन के कहने पर तो अब कोई भी रवि को बकरियां बेचने से भी मना कर देता है। कुछ ही दिनों में रवि को अपनी दुकान बंद करनी पड़ती है, जिस वजह से उसके घर में पैसों की कमी होने लगती है। फिर एक दिन उसकी बीवी कहती है, आप क्यों उस मदन के मुंह लग गए? उसने मटन के दाम कम किए तो तुम भी मटन के दाम कम करने थे ना। कम से कम 2 वक्त की रोटी तो आराम से मिलती। अरे पर कम दामों में मटन बेचना यानी नुकसान करना है। पता नहीं उस मदन को कैसे फुराता है। मुझे तो कुछ दाल में काला ही लग रहा है। अरे अब छोड़ो काली दाल को, पहले ये सोचो कि अब क्या करें। तुम्हारे ज्यादा करने की वजह से हम गरीब हो गए। अब तो घर में राशन भी खत्म हो गया है। तब रवि गांव में काम की तलाश में जाता है, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिलता। तब वो मदन के पास ही काम मांगने जाता है, और मदन भी यही चाहता था। इसलिए वो रवि को अपनी मटन की दुकान पर काम के लिए रख लेता है और उससे कहता है, अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, देखो अब अच्छे से काम करो। कोई भी नुकसान हो गया ना तो मैं पगार में से पैसे काट लूंगा। चलो अब काम पर लग जाओ। मदन रवि को जानबूझकर ज्यादा काम बताने लगता है और उससे परेशान करता रहता है, लेकिन घर का चूल्हा जलता रहे इसलिए वो भी चुपचाप सारी बातें सहन करता है। फिर एक दिन रवि मदन को बासा मटन बेचते हुए देख लेता है। तब वो जान जाता है कि मदन मटन तोलने में फर्क भी करता है। तब रवि मदन से कहता है, अच्छा तो तुम ऐसे धोखे से मटन बेचते हो गाँव वालों को। अब ये सच्चाई मैं सबको बताकर तुम्हारा भांडा फोड़ दूंगा। रवि गांव वालों को बताने जाने लगता है कि तभी मदन उसे रोक लेता है और उसे जान से मारने की धमकी देता है। तब रवि वहां से भागते हुए जंगल चला जाता है। मदन गांव में चारों तरफ अपने गुंडे फैला देता है। उधर रवि जंगल में भागते हुए एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, पानी, पानी, कोई तो मेरी प्यास बुझा दो। तब रवि देखता है कि एक बूढ़ी औरत नीचे पड़ी हुई पानी के लिए चिल्ला रही है और पास में ही एक बकरी रो रही है। रवि तुरंत उस बूढ़ी औरत को पानी पिलाता है। तब वो औरत कहती है, देखो बेटा, अब मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी, इसीलिए मेरी इस बकरी को संभालना। देखो, ये बकरी मेरे बच्चे के जैसी है, कृपा करके इसे यहाँ से लेके जाओ। रवि उस बूढ़ी औरत की जान नहीं बचा पाता। तब उस बकरी को लेकर वो छुपते हुए गांव में चला जाता है। पर तभी मदन के गुंडे रवि को घेर लेते हैं। मदन भी वहां आ जाता है और लोगों से झूठ बोलते हुए कहता है, अरे देखो गांव वालों, ये रवि तो झूठा और चोर भी है। इसने मेरी बकरी और दुकान से पैसे चुराए। ऐसे चोर को तो मार मार कर पुलिस के हवाले करना चाहिए। ऐसा कहकर मदन रवि को ही फंसा देता है। तब मदन रवि के पास जाता है और धीरे से कहता है, क्यों बच्चों, कैसा रहा मेरा वार? अब गांव वाले तुम्हारी बातों पर कभी विश्वास नहीं करेंगे। वैसे ये बकरी कहाँ से लाया? चलो जहां से भी लाया हो, फायदा तो मेरा ही हुआ ना। मदन अपने गुंडों को रवि को मारने के लिए कहता है और मदन उस बकरी को जबरन ले जाने की कोशिश करता है। तभी अचानक से वो बकरी विशाल रूप ले लेती है और वो अपने पैरों से सारे गुंडों को मार मार कर वहां से भगा देती है। मदन और सारे गांव वाले ये सब देखकर चकित हो जाते हैं। बकरी मदन को भी मारने लगती है। तब मदन अपना सारा गुनाह खुद के मुंह से बक देता है। तब गांव वाले मदन को ही मार मार कर गांव से भगा देते हैं और बकरी अपने साधारण रूप में आ जाती है और रवि बकरी को लेकर घर आता है।
सुनो बकरी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। सच में तुम अद्भुत हो। आज तुम्हारी वजह से मदन की चोरी पकड़ी गई। मैं मेरा मटन का धंधा फिर से शुरू करना चाहता हूँ, पर मेरे पास पैसे ही नहीं है। अब मैं भी क्या करूँ? तभी वो बकरी म्यां म्यां करने लगती है और उसके मुंह से ढेर सारे पैसे निकलने लगते हैं। पैसों को देखकर रवि खुश हो जाता है। रवि उन पैसों से अपना मटन का दुकान फिर से शुरू करता है। वो ईमानदारी से अपना धंधा करते हुए गांव-गांव में अपने कई सारे मटन की दुकान शुरू करता है। बकरी का आशीर्वाद और उसकी ईमानदारी की वजह से रवि कुछ ही दिनों में करोड़पति बन जाता है। लेकिन घमंड ना करते हुए वो गरीब लोगों की मदद करता और खुशी से जीवन गुजारने लगता है। जादुई बफेलो एटीएम चोर। बरहामपुर नामक गांव में चमनलाल नाम का एक चोर रहता था। वो छोटी छोटी चोरियां करते रहता था। एक दिन चमनलाल एटीएम से पैसे चुराता है। उन पैसों को नकली भैंस के अंदर छुपा कर रखता है और जब भी जरूरत पड़े उसमें से एटीएम की तरह पैसे निकालकर खर्च करते रहता था। नकली भैंस दिखने में सचमुच की भैंस की तरह ही रहती है, इसलिए उसे कोई पहचान नहीं पाता। पुलिस सीसीटीवी फुटेज में देखने के बावजूद चेहरा ढके होने के कारण चोर को पकड़ नहीं पाते। इसलिए उसी एरिया के सारे चोरों को पूछताछ करते हुए चमनलाल के पास आकर पूछताछ करने लगते हैं। चमनलाल कहता है, क्या सर, जहाँ कहीं भी चोरी होती है आप मुझे पूछताछ करने के लिए आ जाती है? मैं चोरी करना छोड़कर बहुत दिन हो गए सर। अभी बस करो। चोरी करने वाला हर बेवकूफ यही बातें करता है। तुम्हारे एरिया के एटीएम से चोरी किसने की बताओ। कुछ नहीं जानता साहब मैं उस चोरी के बारे में, उससे मेरा कोई संबंध नहीं। ऐसा है? क्यों इस भैंस को अपने साथ लेकर घूम रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है साहब, मैं चोरी करना छोड़कर भैंस के दूध को बेचकर अपना जीवन बिता रहा हूँ। मुझ पर आप भरोसा कीजिए। हाँ ठीक है। वैसे भी लग रहा है कि तुमने वो चोरी नहीं की। अब जाओ यहाँ से। पुलिस को इस तरह कहते ही चमनलाल के जान में जान आ जाती है। चोरी की बात पुलिस जान नहीं सकी, ये सोचकर अंदर ही अंदर वो खुश होकर वहां से चला जाता है। लेकिन इधर पुलिस कहती है, सुनो कांस्टेबल, आप लोग इस पर नजर रखना। देखना ये इस भैंस के साथ ही क्यों घूम रहा है, इसका और इस भैंस का क्या कनेक्शन है। आप लोग भैंस बदलकर इस पर नजर रखो और सारी कहानी मुझे पता करके बताओ। इस तरह पुलिस अपना भेष बदलकर चमनलाल के घर के बाहर आकर खड़े होकर उस पर नजर रखते हैं। चमनलाल रात के समय भैंस को अपने बेडरूम में लेकर जाते हुए देखकर पुलिस आश्चर्यचकित हो जाती है और सुबह होते ही फिर भैंस को आंगन में बांधकर उसका दूध निकालने का और उसे चारा खिलाने का वो नाटक करते रहता है। लेकिन भैंस दूध नहीं दे रही है और चारा भी नहीं खा रही है। ये बात पुलिस पहचान लेती है। अगले दिन रात को एक असली भैंस को लाकर उसकी नकली भैंस के स्थान पर रख देते हैं। सुबह जब चमनलाल उसका दूध निकालने का नाटक करने लगते हैं तो वह जोर से लात मारती है। इससे चमनलाल को पता चल जाता है कि वह असली भैंस है। पुलिस नकली भैंस की जांच करने पर पता लगता है कि वो नकली है। पुलिस तुरंत ही चमनलाल के घर पर जाकर उसे अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन ले आती है। इंस्पेक्टर साहब पूछते हैं, चमनलाल, तुम्हारा सारा भांडा फूट गया और नकली भैंस लेकर क्यों घूम रहे हो? सब पता चल गया। सीधे सीधे बताओ, एटीएम का सारा पैसा कहाँ छुपाया है? अब कहानियां मत सुनाना, वरना हमें अच्छी तरह से आता है सच कैसे उगलवाते हैं, वो भी हमारे स्टाइल में। समझ गए ना? जब चमनलाल पुलिस को सारा सच बता देता है और उसकी नकली भैंस में छुपे सारे एटीएम के पैसे बाहर निकालकर पुलिस को देकर खुद को सरेंडर कर लेता है।